बाला साहब ठाकरे की विरासत को कौन संभालेगा, ये मुद्दा कई बार महाराष्ट्र की सियासत में गरमाया है और सबसे आगे नाम दिखाई दिया तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। बहरहाल बाजी मारी उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राज ठाकरे ही वो शख्स हैं जो बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को संभाल सकते हैं। इस रिपोर्ट में इसी की एनालिसिस करने वाले हैं। शिवसेना को वर्तमान संकट से उबरने के लिए राज ठाकरे जैसे नेतृत्व की जरूरत है, ऐसा बहुत से समर्थक मान रहे हैं शिवसेना के भी। उद्धव ठाकरे शुरुआत से ही कमजोर नेता माने गए, ये भी कई शिव सैनिकों ने कहा है। उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। उनकी सारी ताकत के पीछे शरद पवार का मार्गदर्शन भी दिखाई देता है। बाला साहब ठाकरे वाली बात उनमें कभी नहीं दिखाई दी। राज ठाकरे में वो बात थी, लेकिन फिर भी विरासत नहीं मिली। राज ठाकरे महाराष्ट्र के सियासी संकट से कुछ दिन पहले काफी एक्टिव दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे एक्टिव हुए, राज ठाकरे पर्दे के पीछे चले गए। कोई बयान नहीं आ रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जबकि आपको याद होगा, लाउड स्पीकर विवाद हो या बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो, राज ठाकरे कुछ समय पहले इन सभी में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को पहचान तो उन्होंने दिलाई, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी कामयाबी पार्टी को नहीं मिल पाई। राज ठाकरे ये जानते हैं कि शिवसेना का ब्रांड ही उन्हें वो पहचान दिला सकता है जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत रही है। शिवसेना का हिंदुत्व और फायर ब्रांड इमेज उसके काम आ सकती है, जो न उद्धव के पास है, न शिवसेना में किसी दूसरे चेहरे के पास है। संजय राउत हैं, गाए बगाए अपने भाषणों के जरिए तेवर दिखाते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं बाला साहब ठाकरे वाली राजनीति को दिखाने की, लेकिन सिर्फ बयानों के जरिए। लेकिन उनमें भी वो बात नहीं जो राज ठाकरे में है। शिवसेना बिखरती दिख रही है, लेकिन उसका कैडर बेस पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह फैला है। ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की भी बात है, जो आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में, गली गली, कूचे कूचे में मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज ठाकरे के राजनीतिक सफर पर कि वो कब किसके साथ रहे हैं, किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन भी उत्थान पतन, बहुत ही हलचल के साथ में देखने को मिला है या आगे बढ़ा है। राज ठाकरे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना के एक स्टूडेंट विंग, भारतीय विद्यार्थी सेना के लॉन्च के साथ की थी। 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राज ठाकरे प्रमुखता से उभर कर सामने आए। 1990 के दशक के दौरान राज ठाकरे खुद को अपने चाचा बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में मानते थे, लेकिन बाला साहब ने अपने ही बेटे यानी उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी के रूप में चुनने की प्राथमिकता दिखाई। राज ठाकरे कई सालों तक शिवसेना में रहे और 2005 में पार्टी में साइडलाइन होने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 9 मार्च 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में अपनी पार्टी बना ली थी। तब बाल ठाकरे जीवित थे। इसके बाद राज ठाकरे को राजनीतिक तौर पर खास कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन इनकी राजनीतिक निष्ठाएं लगातार बदलती रही। आपको फिलहाल बता दें कि एमएनएस महाराष्ट्र में विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो राज ठाकरे ने उनकी जमकर तारीफ की थी। यहां तक कि 2011 में वो 9 दिन तक गुजरात का विकास देखने के लिए गए भी थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी के कदम राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन बीजेपी का गठबंधन शिवसेना से बना रहा और शिवसेना उद्धव के पास थी, तो राज ठाकरे ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी करनी शुरू कर दी थी। एक बार ऐसा समय भी आया कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के जवाब में राज ठाकरे राहुल गांधी के पक्ष में दिखने लगे। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक की वकालत कर डाली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन कायम रहा, तो राज ठाकरे शरद पवार के साथ चले गए। आज पवार को मुस्लिम परस्त बताने वाले राज ठाकरे ने उस चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार तक कर दिया था, लेकिन अब दोनों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी की विचारधारा की तरफ उनका झुकाव साफ दिखाई दे रहा है। आइए अब जानते हैं कि राज ठाकरे के साथ कब कब कौन कौन से विवाद जुड़े रहे हैं। पहला विवाद, यूं तो राज ठाकरे हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन 2008 में उन्होंने छठ पूजा पर विवादित टिप्पणी कर बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों को ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने टिप्पणी कर कहा था कि छठ पूजा एक ड्रामा है और नॉर्थ इंडियन वोट लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों की एक नौटंकी मात्र है। इसके अलावा भी उन्होंने महाराष्ट्र में 2008 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ एक हिंसात्मक मूवमेंट चलाया था, जिसकी पूरी आलोचना, पूरे देश में इसकी कड़ी आलोचना हुई थी। दूसरा विवाद 2008 में आपको याद होगा, अभिषेक बच्चन की फिल्म द्रोण के प्रोमो लॉन्चिंग का कार्यक्रम था, जिसमें जया बच्चन भी शामिल हुई थी। जया बच्चन ने कहा था कि हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया बच्चन के मराठी भाषा के ऊपर दिए बयान के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मुंबई में कई जगह बच्चन परिवार की फिल्मों के दौरान तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा कई और विवाद हैं, जैसे कि 2008 में ही
ही राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया था कि वो रहते तो महाराष्ट्र में हैं, कमाते खाते भी यही हैं, लेकिन मराठियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मनसे कार्यकर्ताओं ने 2008 में मुंबई में अंग्रेजी साइन बोर्ड को काला करना शुरू कर दिया था। उनकी जगह पर मराठी साइन बोर्ड लगाने की बात कही गई थी और जबरदस्ती लगवाए गए थे। आज हालत ये कि आप महाराष्ट्र में कहीं जाएंगे, खासतौर पर मुंबई, पुणे ऐसे बड़े शहरों में, तो आपको मराठी में साइन बोर्ड लगे दिखाई देंगे। 2 अक्टूबर 2009 को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वेकअप सिट पिक्चर का विरोध करना शुरू किया था, क्योंकि इसमें मुंबई को उसके पुराने नाम बंबई से संबोधित किया गया था। 2010 में आईपीएल सीजन 3 के दौरान शिवसेना के साथ मिलकर राज ठाकरे की पार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मुंबई में खेलने से रोक दिया था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में यह फैसला लिया गया था। और हाल के विवादित बयानों की बात करें तो 2020 में भी उन्होंने विवादित बयान दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में जो मीटिंग हुई थी तबलीगी जमात की, लॉकडाउन के वक्त जमात के इस जमावड़े से कोरोना से जंग को नुकसान पहुंचा, ऐसे लोगों को गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए, ये राज ठाकरे ने बात कही थी। इसकी भी आलोचना हुई थी। 2022 में उन्होंने जो विवादित बयान दिए, जो हाल में जिसकी वजह से चर्चा में रहे हैं, 3 मई तक इंतजार करने और इसके बाद लाउड स्पीकर नहीं हटाने वाली मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया था और एक तरीके से धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि जहां लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अब बाला साहब ठाकरे की राजनीति देखेंगे और राज ठाकरे की राजनीति देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल वही अंदाज है। बहरहाल शिवसेना की राजनीति का यही तौर तरीका रहा है। इसकी आलोचना होती रहे चाहे जो हो, लेकिन अगर शिवसैनिकों को और कार्यकर्ताओं के अलावा महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना की राजनीति का कोई अंदाज पसंद आया तो वो यही अंदाज है। ये बात सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और ये अंदाज फिलहाल राज ठाकरे में दिखाई देता है। बेशक उन्होंने पार्टी अलग बना ली है, लेकिन अब भी चलते हैं वो शिवसेना की राह पर, उसी अंदाज में जिस अंदाज में बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की थी। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शिवसेना की बागडोर एक बार फिर राज ठाकरे को दी जानी चाहिए, और इसके लिए वो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट दिखाई भी दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।